हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं श्रीकांत और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 साइंस जैव प्रक्रम। ये हमारा चौथा जो टॉपिक है वो चौथा टॉपिक होगा, मतलब चौथा पार्ट होगा जिसमें हम जैव प्रक्रम के आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने बताया है पोषण और उसके प्रकार, उसके बाद हमने बताया है पौधों में पोषण और अमीबा में पोषण के बारे में बताया है। यदि आप लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो इसे देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और समझते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। ठीक है, आज समझने वाले हैं मनुष्यों में पोषण। ठीक है, मनुष्यों में पोषण के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारे पास पॉइंट है, मानव पाचन तंत्र के अंग मुख, ग्रासिका, डायाफ्राम, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार आदि, ये सारे क्या है, मानव के पाचन तंत्र अंग हैं। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं तो जो पाचन की प्रक्रिया है वो हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। ये दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या मुख से ही शुरू हो जाता है पाचन। ठीक है, अब समझते हैं इसमें पाचन तंत्र की कार्य प्रणाली। पहला पॉइंट है, भोजन का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते, चबाते और पीसते हैं। लाल ग्रंथि हमारे मुंह में लार या लाला रस बनाती है, जिसमें लार एमिलेज नामक एक एंजाइम होता है। यह जटिल मंड को शर्करा में खंडित कर देता है। बाद जीव खाने के साथ लार को मिलाने में सहायता करती है। तत्पश्चात भोजन ग्रासिका में होते हुए अमाशय की तरफ बढ़ता है। अमाशय भोजन के आने पर क्या होता है, फैल जाता है। उसके बाद अमाशय की भित्ति में 3 बेलनाकार जठर ग्रंथियां मौजूद होती हैं, जिनसे जठर रस का स्राव होता है। इसमें मुख्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंजाइम, पेप्सिन और श्लेष्मा मौजूद होते हैं। ठीक है, अमाशय में कितने भाग होते हैं, 3 बेलनाकार ग्रंथि होती है। ठीक है, ये हमारा देखो, ये मुख गुहा से ये ग्रास नली, ये अमाशय। ठीक है, ये अमाशय का फिगर दिखाया गया। ठीक है, HCl अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता होता है। पेप्सिन का कार्य क्या है, प्रोटीन का खंडन करना होता है। पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन का खंडन करती है। सामान्यतः परिस्थितियों में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल में रक्षा करता है। श्लेष्मा क्या करते हैं, अमाशय के आंतरिक अस्तर में की अम्ल की रक्षा करते हैं। उसके बाद आंशिक रूप से जो पाचित भोजन अब क्या होता है, छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। किसमें, ये क्या है, छोटी आंत है, और फिर ये जो दिख रहा है ये बड़ी आंत है। ठीक है, तो सबसे पहले खाना अमाशय से कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत में। ठीक है, उसके बाद बड़ी आंत में। क्षुधार्त छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जो लगभग अत्यधिक कुंडलीकार होता है। लगभग 6.5 मीटर लंबा होता है छोटी आंत। क्षुधार्त आहार नाल में पूर्ण पाचन की जगह है। छोटी आंत में कहाँ होता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत को 2 ग्रंथियों से श्रावण प्राप्त होता है, यकृत से और आग्नेयाशय से। वहाँ से जो 2 ग्रंथि होता है उससे क्या होता है, श्रवण प्राप्त होता है। ठीक, उसके बाद यकृत से पीत रस निकलता है, जिसका भंडारण पित्ताशय में होता है। तथा पीत रस के 2 कार्य होते हैं। ठीक है, पहला है आंशिक रूप से पचे हुए अम्लीय भोजन को क्षारीय रूप में परिवर्तित करता है, ताकि आग्नेयाशय से आने वाले एंजाइम उस पर कार्य कर सके। और दूसरा क्या है, पित्त लवण भोजन में उपस्थित वसा को छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे उन पर एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, देखो ये हमारा पित्त रस है, यह हमारा आग्नेयाशय है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या करता है, 2 काम करता है।
ठीक है। छोटी आंत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंततः प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है और वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। अवशोषण में क्या है? अवशोषण में कि छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये जो प्रवर्ध हैं वो उंगली नुमा संरचना के होते हैं जिसे हम दीर्घरोम कहते हैं। जैसे झिल्ली दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं के बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। कुछ एनर्जी जो होता है शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। इसके पश्चात आत्मसात करने की प्रक्रिया व मल त्याग करने की प्रक्रिया क्रमशः संपन्न होती है। उसके बाद क्या होता है? जब सब कुछ पाचन अवशोषण हो जाता है उसके बाद क्या होता है? फिर मल त्याग करने की प्रक्रिया होती है। बड़ी आंत में दीर्घरोम की सहायता से जल का अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, तो हमने मुख से लेकर मुख में क्या होता है? लाल ग्रंथि से लेकर ग्रासिका में कोई काम नहीं होता है। अमाशय में पाचन होता है, छोटी आंत में पाचन होता है, बड़ी आंत में पाचन होता है और जब सारा कुछ अवशोषण हो जाता है उसके बाद मल त्याग करने के बाद पूरा प्रक्रिया संपन्न हो जाता है। हमने सीखा कि जो अम्ल होता है वो अमाशय में कार्य करता है। तो बताइए कि जो अमाशय में जो HCl नामक अम्ल होता है उसका क्या भूमिका है? ठीक है, तो पहला भूमिका क्या है? अमाशय का माध्यम अम्लीय होता है। टायलिन जो मंड का पाचन करता है उसका कार्य खत्म कर देता है। अमाशय में मंड का पाचन को रोकता है। भोजन में उपस्थित कीटाणु और विषाणु को खत्म करता है। कैल्शियम कार्बोनेट से बने पदार्थ मतलब हड्डी आदि को मुलायम करता है। यह पेप्सिन व रेनिन को जागृत अवस्था में लाता है। अब समझते हैं दंत क्षय क्या होता है। दंत क्षय दांत का गिरना। दंत क्षय इनेमल तथा डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। हमारे मुख में उपस्थित जीवाणु भोजन से क्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। इसे इनेमल को मृदु या विखनिजीकरण करता है। हमारे मुख में उपस्थित लार अम्ल को उदासीन कर दांत की रक्षा करते हैं। ठीक है, मुख में जो लार होता है लार का अम्ल को उदासीन कर देता है। क्या करता है? उदासीन कर देता है, जिससे हमारा दांत जल्दी खराब होने का चांस कम हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दांत प्लाक बनाते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाता है? हमारा दांत झड़ने लगता है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? कम से कम 2 बार दांत को साफ करना चाहिए, सुबह और शाम। ठीक है, सोने से पहले और उठने के बाद। अब समझते हैं श्वसन के बारे में। श्वसन क्या होता है? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को कहते हैं श्वसन कहते हैं। श्वसन के प्रकार होते हैं वायवीय श्वसन। जिस श्वसन के प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है उसको वायवीय श्वसन कहते हैं। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीकरण से ग्लूकोज का पूर्णतः CO2 और H2O में विखंडन हो जाता है। अवायवीय श्वसन क्या होता है? जिस श्वसन के प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उसमें क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है। सूक्ष्म जीव जैसे कुछ बैक्टीरिया, ईस्ट व बहुकोशिकीय जीव जैसे एस्कोरिस गोल कृमि अवायवीय श्वसन करते हैं। इसके हमारा गोल कृमि है। वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर। पहला, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ऑक्सीजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें CO2 से जल ऊर्जा का अंतिम उत्पाद के रूप में बनता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। और इसमें क्या होता है? वायु श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में और अंतिम चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और अवायवीय में क्या होता है? यह वायु की अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ऑक्सीजन का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसमें CO2 अल्कोहल तथा थोड़ा ऊर्जा अंतिम उत्पाद के रूप में है। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। और वायु श्वसन का अंतिम चरण कोशिका द्रव्य में होता है। तो ये था हमारा वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में श्वसन के दौरान विभिन्न पदार्थों का ग्लूकोज में विखंडन। देखो, कोशिका ग्लूकोज होता है, कोशिका द्रव्य में बन होता है। ये 3 वायु
के अणु और ऊर्जा के रूप में टूटता है। तो ईस्ट में कैसे टूटता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का कार्बन के 2 अणु। फिर ऑक्सीजन के अभाव में कैसे होता है? जब हमारी पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल होता है वो टूटता है और ऊर्जा निकलता है 3 कार्बन अणु के रूप में। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है हम लोग के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के रूप में। तो इस प्रकार से 3 भागों में ग्लूकोज का विखंडन होता है, ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, ये मुख्य बिंदु है। क्या है? तंबाकू का सीधे उपयोग या सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के रूप में किसी भी उत्पाद का उपयोग हानिकारक है। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़ों, दिल और यकृत को प्रभावित करता है। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुसीय बीमारियों और कैंसर के कई अन्य रूपों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। भारत में गुटखा सेवन से मुख के कैंसर की घटनाएं बढ़ रही है और तंबाकू से बने उत्पादों के लिए नहीं कहे। ठीक है, मतलब इसका उपयोग करने से देखो क्या समस्या हो सकती है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फेफड़ों का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। श्वास नली के ऊपरी हिस्सों में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें सिलिया कहते हैं। ये सिलिया सांस लेते वक्त अंदर ले जाने वाली वायु में रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है। नाक में जो होता है, धूम्रपान करने से बालों जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती है जिसमें रोगाणु और धुआं और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं और संक्रमण, खांसी और यहाँ तक कि फेफड़ों का कैंसर भी कारण बनते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि तंबाकू, गुटखा और धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए क्या है? बहुत ही हानिकारक है। तो आज के सेशन में इतना ही। ठीक है, इसमें हमने समझा, ठीक है, मानव पचन के तंत्र के बारे में। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाना। तो कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम समझने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है, हम क्या समझेंगे? मानव श्वसन तंत्र के बारे में।